हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने जो अध्याय 3 जल संसाधन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसमें क्या पढ़े थे? बाढ़ तक, यानी कि बाढ़ के बारे में पढ़े थे कि बाढ़ पुराने समय में, परंपरागत समय में और इस समय में अंतर क्या है बाढ़ों में। उस समय जो बांध बनाए जाते थे बाढ़ को रोकने के लिए, और बाढ़ को रोकने के साथ साथ आवश्यकता, जब जल की आवश्यकता पड़ती थी तो सिंचाई के लिए बांध को बनाया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में बांधों के बहुत सारे उद्देश्य बनाने के, मनोरंजन के लिए, मछली पालन के लिए, जल विद्युत के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए, यहाँ तक कि सिंचाई के लिए, और बहुत सारे कारण हैं बांधों को बनाने के। इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। इसी कारण क्या कहा जाता है? बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। अब बांध से क्या फायदा या नुकसान होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि बांधों से, देखिए, जो नदियों पर बांध बनाने से, नदियों पर बांध बनाने से उनका बहाव नियंत्रण करने से, नदियों के बांध बनाने से और उनका बहाव नियंत्रित करने से क्या होता है कि उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है। यानी कि जैसे हम नदियों के बांध बनाते हैं और उनका बहाव, बांध बनाने से क्या होता है, उनका बहाव नियंत्रित होता है, नदियों का बहाव, नदियों के पानी का बहाव नियंत्रित हो जाता है। तो उससे क्या होता है, उनकी प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है। और जो तलछट होते हैं नदियों में, जो तलछट होते हैं उनका बहाव भी रुक जाता है, लेकिन उनका बहाव भी नियंत्रित हो जाता है। तो उससे क्या होता है, उससे अत्यधिक जो तलछट होता है जलाशय की तली में जाकर जमा हो जाता है। जो नदियों का अत्यधिक तलछट होता है वो क्या होता है, जब वो बहने नहीं पाता है तो वो जलाशय में जाकर तली में इकट्ठा हो जाता है। और जो नदियों की तली होती है वो क्या हो जाती है, नदियों की तली हो जाती है चट्टानी। यानी कि जब तलछट वहीं पे जमा होने लगता है, बांध बनाए जाते हैं, वो तेजी से पानी उसको बहा नहीं पाते हैं तलछट को, तो वहीं पे इकट्ठा होने लगते हैं। और जब वो इकट्ठा होने लगते हैं तब क्या होता है, वो नदियों की तली में जाके जमा होने लगते हैं, जलाशयों की तली में जाके जमा होने लगते हैं और वे चट्टानी बन जाते हैं। देखिए, अब बांध क्या करता है, इसके अलावा बांध क्या करता है, बांध जो होता है नदियों को कई टुकड़ों में बांट देता है। जब कहीं पे भी बांध ऐसे बनाया जाता है, इधर से पानी आ रहा नदी है, तो वो क्या करता है, नदियों को कई टुकड़ों में बांट, यानी कि बांध को जब बांध उसके बाद आवश्यकता के अनुसार ही उसके पानी को कम या ज्यादा करके खोला जाता है। यानी जब वर्षा काफी तेज हो रही है तो अगर बारिश का पानी कुछ कुछ ज्यादा हो जाता है तो बांध के बहुत सारे फाटकों को खोल दिया जाता है ताकि वो पानी वहां से निकल जाए। या गर्मी के ऋतु में पानी को बचाने के लिए बांध को बंद नहीं किया जाता है और खोला कब जाता है, जब पानी की आवश्यकता, यानी सिंचाई के पानी की आवश्यकता होती है तब। तो बांध क्या करते हैं, नदियों को कई भागों में बांट देते हैं। और जो अंडे देने वाले जलीय जीव होते हैं, नदियों में अंडे देने वाले जलीय जीव होते हैं, उनका जो स्थानांतरण होता है वो स्थगित हो जाता है। यानी कि वो आना जाना उनका बंद हो जाता है। किसके कारण? बाढ़ के कारण। बाढ़ के कारण नदियों का, उन जीवों का, जो जलीय जीव होते हैं, वर्षा के ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण जो होता है वो स्थगित हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, बांध बनाने से क्या होता है, जो बाढ़ के मैदान में जो वनस्पतियां होती हैं, तलछट के कारण जो वनस्पतियां होती हैं, जो मिट्टियां होती हैं, वो पानी में डूब जाती हैं और धीरे धीरे क्या होता है, वो समाप्त हो जाती हैं। यानी कि धीरे धीरे उनका हाथ या क्षरण हो जाता है। ये होता है बांध के बनाने के कारण। अब देखिए, बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या करती हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलनों, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी या जो बड़े बांध बनाए गए, वे नए पर्यावरणीय आंदोलन, जैसे जिनमें कौन कौन था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा क्या है, नर्मदा एक नदी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन और एक रिहंद बांध आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन और रिहंद बांध आंदोलन, ये जो नदी घाटी, ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध बनाए गए, वे नए पर्यावरणीय आंदोलन, जिनमें नर्मदा बचाओ आंदोलन और रिहंद बांध आंदोलन। इसके कारण क्या हुआ, सॉरी रिहंद नहीं, टिहरी
टिहरीवाद आंदोलन के कारण क्या हुआ, ये इस वजह से इनका क्या कहते हैं कि इन परियोजनाओं का, इन बांधों का निर्माण हुआ मुख्य तौर पर किसके कारण, नर्मदा बचाओ आंदोलन के कारण और टिहरीवाद आंदोलन के कारण क्या हुआ कि इनका समझ लीजिए कि ये इनका विकास हुआ बहुउद्देशीय परियोजनाओं का और बड़े बांधों का। अब आमतौर पे क्या होता है, आमतौर पे जो स्थानीय लोग होते हैं यानी कि जहाँ पे ये बांध बनाए जाते हैं, जहाँ की ये बांध बनाए जाते हैं वहाँ के स्थानीय लोग क्या करते हैं, अपनी जमीन, अपने संसाधन, अपने जो आय के स्रोत होते हैं वे देश के लिए क्या करते हैं, कुर्बान कर देते हैं। यानी कि उनकी जमीन अगर बांध बनाए जा रहे हैं, उनकी जमीन है तो वो देश के हित के लिए क्या करते हैं, उन्हें कुर्बान कर देते हैं। लेकिन क्या उन बांधों को बनने से क्या उनको लाभ मिलता है, ज्यादातर लाभ किनको मिलता है, बांधों के बनने से ज्यादातर लाभ जो बड़े किसान होते हैं उनको मिलता है, जो उद्योगपति होते हैं उनको मिलता है, या जो जमींदार होते हैं उनको मिलता है। वो लाभ उन छोटे किसानों को बहुत ही कम मिलता है, वो लाभ तो उन बड़े किसानों को मिलता है, उन जमींदारों को मिलता है, उन उद्योगपतियों को मिलता है। तो और जो जमीन होता है वो किनकी होती है, उन छोटे किसानों की। इसके अलावा अभी उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि आपके गांव में ही या आपके अगल बगल कोई भूमिहीन है, तो क्या वो उस बात से लाभ या उस परियोजना से लाभ उसको मिलेगा, ये ना के बराबर है। उसको जो लाभ है वो ना के बराबर, क्योंकि उसके पास खेती नहीं है तो वो सिंचाई क्या करेगा, उस पानी का उपयोग क्या करेगा। तो क्योंकि उस बांधों के पानी से सिंचाई का उपयोग किया जाता है, बांधों से जो इकट्ठा पानी होता है उसको टाइम से सिंचाई के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो जब इस भूमिहीन के पास खेती नहीं है तो वह उसका उपयोग नहीं कर पाएगा, या जो छोटे किसान हैं वो उनका कम उपयोग करेंगे, जो बड़े किसान हैं, जो जमींदार हैं वो उसका ज्यादा उपयोग करते हैं। अब आगे देखिए सिंचाई क्या करती है। सिंचाई जो होती है, सिंचाई ने क्या किया है, क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तन कर दिया है। यानी कि सिंचाई के कारण क्या होगा कि क्षेत्रों में जो फसल का प्रारूप था, फसल बोने का जो तरीका था वो क्या हो गया है, बदल गया है। अब जो खाद्यान्न फसलों की जगह पे ज्यादा से ज्यादा क्या बोया जा रहा है, क्योंकि सिंचाई की पर्याप्त सुविधा हो गई है, तो सिंचाई की पर्याप्त सुविधा के कारण अब जो फसलें, खाद्यान्न की फसलें घटकर व्यापारिक फसलें, वाणिज्यिक फसलें ज्यादा बोई जा रही हैं। जिससे क्या हो रहा है, उन फसलों के बोए जाने से क्या हो रहा है, उन फसलों के बोए जाने से मृदा लवड़ी होती चली जा रही है, जो गंभीर पारिस्थितिक परिणाम जिसका हो सकता है। उन व्यापारिक फसलों के बोने से ज्यादा से ज्यादा कीटनाशक या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे मृदा क्या हो जा रही है, लवड़ी होती चली जा रही है, खारी होती चली जा रही है, जो गंभीर परिस्थितिक पर जिसका परिणाम आगे चलकर बहुत ही गंभीर हो सकता है। तो हमें उन जलों का, ये जली यानी कि बांधों के साथ सिंचाई करने के साथ साथ, बांधों के जल से जो जल रुका होता है उसके साथ सिंचाई करने के साथ साथ हमें उन फसलों को, परंपरागत फसलों को भी बोना होगा, न कि वाणिज्यिक फसलों को, क्योंकि उससे क्या होगा, मिट्टी जल्दी से जल्दी खराब होती चली जाएगी। और जब मिट्टी खराब हो जाएगी यानी उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाएगा, उसकी उर्वरकता कम हो जाएगी, तो क्या होगा, उर्वरकता कम होने से उसका उत्पादन घट जाएगा और वो फिर किसी भी देश के लिए या हमारे देश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे राज्य के लिए वो घातक सिद्ध होगा। क्योंकि जब उसका उत्पादन घट जाएगा, मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी तो उसका उत्पादन ऑटोमेटिक घट जाएगा। और जब उत्पादन घट जाएगा तो क्या होता है कि जनसंख्या के हिसाब से वो उस खाद्यान्न का उत्पादन न होने से क्या होगा कि क्या कहते हैं, अकाल पड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मिट्टी को लवड़ी होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उन उर्वरकों का प्रयोग कम होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा परंपरागत कृषि यानी कि परंपरागत खेती करना चाहिए। अगला पॉइंट है, देखिए पॉइंट ये है कि जल परियोजनाएं जो बनाई जाती हैं, जो नदी घाटी परियोजनाएं बनाई जाती हैं, वो किस लिए बनाई जाती हैं, बहुत सारी समस्याओं का निपटारा करने के लिए। नदी घाटी परियोजनाएं क्यों बनाई जाती है, नदी घाटी परियोजनाएं बहुत सारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निपटारा करने के लिए, यानी कि नदी घाटी परियोजना बनाने से बाढ़ की समस्या नियंत्रित होती है, सूखे के समय पानी की आवश्यकता को पूरा किया जाता है, विद्युत की आपूर्ति होती है, उससे विद्युत बनाया जाता है और बहुत सारे आवश्यकताओं को वो पूरा करती है। लेकिन जब नदी घाटी परियोजनाओं पर जब जो अधिकतर आपत्तियां उठती हैं वो उद्देश्यों के विफल हो जाने पर ही ऐसा होता है। यानी कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नदी घाटी परियोजनाओं को बनाया गया, अगर वो उद्देश्य सफल न हो पाते हैं तब क्या होता है, तब
बहुत सारी आपत्तियां यानी कि बहुत सारे सवाल उस पर क्या होते हैं, उठ जाते हैं। जैसे कि क्या होता है, बांध जो होता है बांध नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं। बांध क्यों बनाए जाते हैं? बांध बाढ़ के नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जलाशयों के तलछट जो होते हैं वो जमा होने के कारण बाढ़ का कारण बनते हैं। जो जलाशय का तलछट होता है, नदी के तलछट में जो तलछट जमा होता है वो बाढ़ का कारण बनता है। और फिर क्या होता है, उन क्षेत्रों में बाढ़ आती है। जैसे कि अत्यधिक वर्षा होने के कारण क्या होता है, कई बार जब ज्यादा वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा होती है, तो कई बार क्या होता है, कई बार जो बड़े बड़े बांध होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो बाढ़ को रोक पाने में असफल हो जाते हैं। जब वर्षा ज्यादा होता है किन्हीं क्षेत्रों में, तो उन क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा होने से क्या होता है, बड़े बड़े जो बांध होते हैं वो भी जब उस बाढ़ को रोक नहीं पाते हैं। जैसे कि 2006 में हुआ था। 2006 में क्या हुआ था, 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में काफी ज्यादा वर्षा हुई थी। ज्यादा वर्षा होने के कारण क्या हुआ था कि बाढ़ के जो बांध को खोल दिया गया, क्योंकि वर्षा जब ज्यादा होती है तो बांध को खोल दिया जाता है, नहीं तो बांध टूट जाएंगे। तो उस बांध को खोल दिया गया और उस बांध को खोलने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और उस बाढ़ के कारण न सिर्फ जान और माल की हानि हुई थी, यानी कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, काफी आर्थिक क्षति हुई थी। तो उस बाढ़ के कारण न सिर्फ जान और माल की क्षति हुई, बल्कि क्या हुआ, विशाल रूप से यानी कि क्या है कि बड़े रूप से मृदा अपरदन भी हुआ था। क्या हुआ था, मृदा अपरदन हुआ था। तो जो बाढ़ का जलाशय तलछट का अर्थ क्या होता है, बाढ़ के जलाशय का तलछट का अर्थ क्या होता है कि वो प्राकृतिक उर्वरक होती है। जो बाढ़ का तलछट होता है वो प्राकृतिक उर्वरक होती है। जो बाढ़ के मैदानों में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के मैदानों में वो तलछट क्या होती है, बहकर चली जाती है, क्योंकि वो प्राकृतिक उर्वरक होती है और वो मिट्टी को क्या करती है, उपजाऊ बनाती है। लेकिन जब बाढ़ बना दिया जाता है तो वो तलछट वहीं पे जमा हो जाता है, वो बाढ़ के मैदान में फैल नहीं पाता है। तब क्या होता है, जब वो बाढ़ के मैदान में फैल नहीं पाता है तो वो जो मिट्टी की उर्वरकता उसे मिलनी चाहिए टाइम से, वो मिल नहीं पाती, जिसके कारण मिट्टी की न्यूनीकरण हो जाता है, यानी कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। तो बाढ़ जो होते हैं वो तो फायदा करते हैं कि बाढ़ को रोकते हैं, बहुत सारे कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, लेकिन बाढ़ बनाने से क्या होता है, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता तलछटी के द्वारा मैदानों में, बाढ़ के मैदानों में पहुंचना चाहिए, वो पहुंच नहीं पाती है। उससे क्या होता है, उससे मिट्टी का निम्नीकरण हो जाता है, यानी कि मिट्टी में जो बहुत सारे आवश्यक तत्वों को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। अगर उस बाढ़ का पानी वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि वो प्राकृतिक उर्वरक है तलछट, तो वो मिट्टी की पूरी जो मिट्टी को पूरा जो पौष्टिक तत्व चाहिए वो आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा क्या होता है, बाढ़ बनाने से इसके अलावा भूकंप आने की भी संभावना रहती है। बहुत सारे जानकारी कहते हैं कि बाढ़ बनाने से भूकंप आने की भी संभावना रहती है। इसके अलावा जो फसलों की बीमारियां होती हैं और जल जनित जो बीमारी होती है उसके भी होने की संभावना होती है, किसके कारण, बाढ़ बनाने के कारण। अब अगला पॉइंट है वर्षा जल संग्रहण। तो बांध बनाने के फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फायदे आप खुद जानते हैं कि बांध बनाने से सिंचाई को फायदा होता है, विद्युत मिलता है, सूखा पड़ने की संभावना कम होती है, मनोरंजन के साधन भी हैं, नौकायन भी होता है और मछली पालन भी होता है। तो बहुत सारी विद्युत आपूर्ति भी होती है। तो बाढ़, इसीलिए बाढ़ को क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना है। लेकिन बाढ़ से कुछ नुकसान भी होता है कि कभी कभी जब वर्षा ज्यादा होती है तो पानी को अचानक से छोड़ दिया जाता है बांध के जरिए, जिसके कारण अचानक से बाढ़ आ जाती है। इसके अलावा क्या होता है, बांध तलछटों को रोक देते हैं और वो बाढ़ के मैदानों में वो तलछट फैल नहीं पाता है, जिसके कारण जो उपजाऊ क्षमता मिट्टी को मिलनी चाहिए, उपजाऊ शक्ति मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं पाती है। जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी का निम्नीकरण हो जाता है, मिट्टी की जो शक्ति है, क्षमता है, वो जो कह सकते हैं कि मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर वो बाढ़ का पानी वहां तक पहुंच जाता है तो मिट्टी को जो उपजाऊ शक्ति मिलनी चाहिए, उर्वरकता मिलनी चाहिए, वो आसानी से मिल जाती है। तो बाढ़ से कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ फायदे भी होते हैं, ज्यादातर फायदा ही होता है। अब क्या पढ़ना है, वर्षा जल संग्रहण। देखिए प्राचीन भारत में क्या होता था, प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण के ढांचे भी पाए गए थे। प्राचीन भारत में जल को उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ क्या पाया गया था, जल संग्रहण, यानी कि जल को संग्रहित कैसे किया जाता है वो प्राचीन भारत में मिलता था। यानी कि लोग क्या करते थे, लोग अपने
लोगों को वर्षा पद्धति और मिट्टियों के बारे में पूरा जानकारी था। लोगों को उस समय, प्राचीन समय में लोगों को वर्षा की पद्धति के बारे में, वर्षा की स्थिति के बारे में और मिट्टी में क्या गुण होता है, मिट्टी के गुणों का उन्हें ज्ञान था कि कैसे मिट्टी उर्वरक बनती है, कैसे उसमें कमियां होती है, तो कमियों को दूर कैसे किया जाता है। तो वो पूरी जानकारी प्राचीन समय के भारतीयों के पास थी। देखिए वे क्या करते थे, वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी परिस्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार भूमिगत जल जो था, या वर्षा का जल था, या बाढ़ का जल था, या नदी का जल था, उनको क्या करते थे, संग्रहित करके अपनी आवश्यकताओं को, उनको संग्रहित करने के तरीके विकसित कर लिए थे। बाढ़ का पानी, वर्षा का पानी और भूमिगत पानी और नदी का पानी, इन सभी को संग्रहण करने के तरीकों को विकसित कर लिए थे। और जब उन्हें आवश्यकता पड़ता था, जब फसलों को पानी की आवश्यकता पड़ती थी, तो उस पानी का भी उपयोग करते थे, बहुत पीने के लिए भी करते थे और सिंचाई के लिए भी करते थे। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में पुल और बुल जैसी वाहिकाएं होती थी। पहाड़ी क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता था, पुल और बुल जैसी वाहिकाएं, पुल या उन्हें क्या कहा जाता था, पुल या बुल, ये एक तरह की वाहिकाएं थी। इसका मतलब क्या था कि नदियों को मोड़ के उससे सिंचाई की जाती थी, यानी नदियों के धाराओं को मोड़ दिया था। इसके तरीके पुल या बुल का मतलब क्या था कि ये एक तरह की वाहिकाएं थी, जिसका मतलब कि नदियों का जो धारा था, नदियों के धारे को वे क्या करते थे, मोड़ देते थे और उसके बाद उसका उपयोग सिंचाई के रूप में किया जाता था। इसके अलावा क्या था कि राजस्थान में, भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में, मुख्य तौर पे राजस्थान में क्या किया जाता था, पानी का उपयोग करने के लिए, यानी कि पीने वाले पानी का उपयोग करने के लिए एक वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की गई थी। यानी कि वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए वर्षा छत जल संग्रहण, क्या कहते थे, वर्षा छत जल संग्रहण। ये कहाँ पे था, राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में लोग क्या करते थे, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा छत जल संग्रहण करके पानी, पीने वाले पानी का इस्तेमाल इस तरह से करते थे कि वर्षा के जल को छत पे ही संग्रहित कर लेते थे। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल में क्या होता था, पश्चिमी बंगाल में बाढ़ वाले क्षेत्रों में क्या किया जाता था, बाढ़ नदी वाहिकाओं का निर्माण किया जाता था। किसका, पश्चिमी बंगाल में बाढ़ नदी वाहिकाएं, बाढ़ नदी वाहिकाएं पश्चिमी बंगाल में बनाया जाता था और इसके द्वारा क्या किया जाता था, सिंचाई करने की व्यवस्था थी। बाढ़ नदी वाहिकाएं सिंचाई करने की व्यवस्था थी, यानी कि नदियों पे क्या किया जाता था, वाहिकाएं बनाई जाती थी, जिस तरह से यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में। और जब आवश्यकता पड़ता था खेतों को सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी, तो इन बाढ़ नदी वाहिकाओं का उपयोग करके क्या किया जाता था, वहां पे सिंचाई की जाती थी। इसके अलावा क्या किया जाता था, शुष्क और अर्ध शुष्क राज्यों में, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में क्या किया जाता है, गड्ढे बनाए जाते थे। यानी कि जिन क्षेत्रों में शुष्कता ज्यादा थी, यानी कि जहाँ पे वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम थी या काफी ज्यादा सूखा पड़ने की संभावना थी, गर्मी ज्यादा होती थी, वहां पे क्या किए जाते थे, गड्ढे बना दिए जाते थे, गड्ढे। और जब वर्षा होती थी तो वो गड्ढे में वो पानी क्या होता था, इकट्ठा हो जाता था। और जब पानी इकट्ठा हो जाता था तो जब आवश्यकता पड़ती थी सिंचाई के लिए, तो क्या किया जाता था, उस पानी को एकत्रित किया, पहले से किया गया रहता था, गड्ढे में पानी को पहले से एकत्रित किया गया रहता था। और जब आवश्यकता पड़ती थी तो उसी पानी को फिर खेतों में पहुंचाया जाता था, नालियों के द्वारा या अन्य माध्यमों से उस पानी को जो इकट्ठा किया गया था उसको क्या किया जाता, खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग उससे किया जाता था। इसके बाद क्या होता था, अब तो ये था, तो ये तो अधिकतम था सिंचाई के लिए। अब राजस्थान में क्या होता था, राजस्थान के शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, राजस्थान के शुष्क, यहाँ पे सूखा, हम जानते हैं कि राजस्थान का लगभग आधा भाग क्या है, भारत का राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। और ये भी हम जानते हैं कि राजस्थान जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है उसका आधा भाग क्या है, मरुस्थल, यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान है वो क्या है, मरुस्थल। वहाँ पे ज्यादातर क्या होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र है और वर्षा की संभावना बहुत ही कम होती है, यानी कि वर्षा होती नहीं। तो राजस्थान के उन शुष्क क्षेत्रों में या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में हर घर में पानी पीने के लिए किसका
किसका उपयोग किया जाता था? भूमिगत टैंक, जिसे क्या कहते हैं? टांका। भूमिगत इसे क्या कहा जाता था? टांका कहा जाता था। तो राजस्थान के शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्र में भूमि पानी पीने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी? भूमिगत टैंक या टाका की व्यवस्था की गई थी। ये जो टाका था वो 6.1 मीटर गहरा था। कितना मीटर? 6.1 मीटर गहरा था। ये जो भूमिगत टाका या टैंक बनाया, ये घर की तरह, एक कमरे की तरह होते थे और ये 6.1 मीटर गहरा होता था। 4.27 मीटर लंबा होता था। कितना? 4.27 मीटर लंबा होता था। 6.1 मीटर गहरा होता था, 4.27 मीटर लंबा होता था और 2.44 मीटर चौड़ा होता था। कितना? 2.44 मीटर चौड़ा। ये क्या था? एक टंकी था, जिसे टाका का भूमिगत टंकी यानी जमीन के नीचे होता था। ये एक टाका की तरह, इसे टाका कहते थे। ये कमरे की तरह होता था, जिसकी गहराई इतनी थी 6.1 मीटर, लंबाई इतना था 4.27 मीटर और चौड़ाई कितना था? 2.44 मीटर इसकी चौड़ाई थी। अब ये क्या किया जाता? ये मुख्य रूप से घर के आंगन में लगाया जाता है। ये मुख्य घर में या उसके मुख्य घर के कमरे में या तो आंगन में, इसका ये जो बनाया जाता था, ये टाका जो एक कमरे की तरह थी, इसको मुख्यतः कहाँ बनाया जाता है? मुख्य घर में या तो आंगन में बनाया जाता था और पाइपों द्वारा इसको क्या किया जाता था? पाइपों के द्वारा जोड़ दिया जाता था और फिर छत से पानी पाइपों द्वारा टाका तक पहुंचता था। जैसे कि ऐसे बनाया जाता था, ऐसे एक घर बनाया गया, कमरा बनाया गया। मान लीजिए ये एक छत है, ये एक छत टाइप, ये ढालदार होता था, यहाँ पे पानी इकट्ठा होता था। यहाँ पे एक नदी से क्या किया जाता था? इस पानी को ऐसे नदी के रास्ते से एक यहाँ पे भूमिगत टैंक होता था, वो पानी क्या होता था? इस भूमिगत टैंक में जाकर जमा हो जाता था। तो इस तरह से ये जो छत होती थी धारदार होती थी, पानी यहाँ पे क्या होता था? इस रास्ते, इस नदी के रास्ते यहाँ से होते हुए इस भूमिगत जल या टैंक में जाकर क्या होती थी? चली जाती थी। इस तरह से वहां पे पानी को इकट्ठा किया जाता था। और इसके साथ क्या होता था कि जो शुरुआत में वर्षा होती थी, वर्षा की जब शुरुआत होती थी, हाँ, वर्षा जब शुरुआत होती थी, पहला जो वर्षा का पानी था उसका उपयोग क्या इसलिए किया जाता है? जब वर्षा का पहला वर्षा हुआ और इस वर्षा के पानी से ये पानी यहाँ तक ऐसे होते हुए इस टैंक में गया। अब इसको संग्रहित नहीं किया जाता था। क्यों? क्योंकि इस पानी का उपयोग इस फर्श को साफ करने के लिए, इस नदी को साफ करने के लिए किया जाता। इस पानी को संग्रहित नहीं किया जाता, इसको फिर पुनः निकाल दिया जाता था। लेकिन अब दोबारा जब पानी बरसता, पहले के बाद जब उसके बाद अन्य पानी का जो बरसात होती थी, तब पुनः क्या किया था? ये पानी को संग्रहित किया जाता था, जिसको मुख्य रूप से गर्मी के मौसम में या गर्मी के मौसम में कह लीजिए, या कि इस वर्षा ऋतु से अगले वर्षा ऋतु तक, इस वर्षा ऋतु से अगले वर्षा ऋतु तक इस पानी को क्या किया जाता था? इकट्ठा किया जाता था। और मुख्य रूप से गर्मियों के मौसम में जब गर्मी ज्यादा पड़ती थी उस समय, तो क्योंकि पानी की उस समय कमी ज्यादा हो जाती है, तो उस पानी का उपयोग गर्मी के मौसम में ही किया जाता था। तो मुख्य रूप से जो ये घर टका बनाया जाता था, उसका उपयोग ये 1 साल तक इस पानी का उपयोग किया जा सकता था, इकट्ठा किया जाता था और गर्मी के मौसम में इन पानी का उपयोग किया था। ये जो पानी होता था वो लगभग 1 साल तक वर्षा ऋतु से अगले वर्षा ऋतु तक इकट्ठा रहता था। इन्हीं क्षेत्रों में इन्हें पालर पानी कहा जाता था या वर्षा का जल। इन्हीं क्षेत्रों में क्या कहता था? पालर पानी। इन्हीं क्षेत्रों में वर्षा का जल कहा जाता था। ये जो था, ये प्राकृतिक, ये सबसे शुद्धतम रूप था पानी का, ये सबसे शुद्धतम रूप इसे माना जाता था। यानी कि जल का, इस प्राकृतिक जल का सबसे शुद्धतम रूप इसे माना जाता था। कुछ घरों में क्या होता था? टाकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए गए थे। ये तो टाका हो गया। अब कुछ घरों में क्या होता था कि इसी के साथ एक भूमिगत कमरा भी होता था। ये इसलिए होता था कि इस पानी से एक कमरा क्या होता था? गर्मी के मौसम में ठंडा रहता था, जिससे गर्मी से लोगों को क्या मिलती थी? मदद मिलती थी। गर्मी के मौसम, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में काफी अधिक मात्रा में गर्मी होता है, उस गर्मी से इन्हें राहत मिलती थी। इसलिए इस टका के साथ ये क्या बनाते थे? कमरे भी बनाते थे। अब अगला पॉइंट क्या है? देखिए, ये तो
टका का क्या है, लाभ है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि जो राजस्थान में टका ने काफी मदद की, वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना को लागू किया गया, इस टका की जो संख्या वो दिन पर दिन घटती चली गई। क्यों? क्योंकि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना था वो 12मासी था, यानी कि 12मासी पानी उपलब्ध कराने वाला इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने क्या किया कि इस टका को धीरे धीरे उन क्षेत्रों से समाप्त कर दिया गया। लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से ये टका समाप्त नहीं हुआ। ये जो टका है पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे क्या किया जाता है, अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बाहर के बहुत सारे शहरों और गांव में ये जो टका है उसका उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि कर्नाटक में मैसूर जिला है और वहाँ पे एक गंडाथुर नाम का गांव है। कर्नाटक के मैसूर जिला है जहाँ पे उस गांव का क्या नाम है, गंडाथुर। उस गंडाथुर गांव में लगभग 200 घर ऐसे हैं। कर्नाटक के मैसूर जिले के उस गंडाथुर गांव में लगभग 200 घर ऐसे हैं जहाँ पे जिस तरह से वो टका का प्रयोग किया जाता था, उसी तरह से जल का संग्रहण करने के लिए उस गांव के 200 घरों में क्या किया जाता है, पानी को संग्रहित किया जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे वर्षा, और इस कारण से ये वर्षा जल संपन्न गांव कहलाता है, क्योंकि इस गांव में, गंडाथुर गांव में 200 घर ऐसे हैं जो इस तरह से पानी को संग्रहित करते हैं। और इसीलिए इन्हें कौन सी ख्याति मिली है, वर्षा जल संपन्न की ख्याति इस गांव को मिली है। किसे? गंडाथुर गांव को, जो कहाँ पे है, कर्नाटक के मैसूर में है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 ml वर्षा होती है। 1000 मिलीमीटर 1000 मिलीमीटर यानी कि 1000 ml वर्षा होती है। और फिर इसके साथ साथ क्या होता है कि यहाँ हर वर्ष लगभग 50,000 लीटर संग्रहण या उपयोग किया जाता है। इस गांव में 50,000 लीटर हर वर्ष लगभग 50,000 लीटर क्या किया जाता है, इस संग्रहित जल को संग्रहित किया जाता है और इसका उपयोग किया जाता है। इस गांव में 1000 ml वर्षा होती है, 1000 मिलीलीटर वर्षा होती है प्रति वर्ष। और उस जो वर्षा होती है उसमें से 50,000 लीटर उन जलों का जो वर्षा होती है, वर्षा को संग्रहित किया था वर्षा के जल का, और 50,000 लीटर क्या किया था, उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इन 200 घरों के द्वारा क्या किया जाता है, हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर एकत्रित किए जाते हैं। कितने लीटर? 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है और 50,000 लीटर क्या किया जाता है, जल का संग्रहण और उसका उपयोग किया जाता है। किस गांव में? कर्नाटक के मैसूर के गंडाथुर गांव में। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह से वो जो पानी को एकत्रित करने का या वर्षा के जल को संगठित करने का जो पुराना नियम था वो समाप्त हो गया। अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे अभी भी वर्षा बहुत ही कम होती है। हमारे क्षेत्र में जहाँ पे पानी उपलब्ध है, हमारे क्षेत्र में हर जगह पानी उपलब्ध है, जहाँ का जल स्तर ऊपर है तो हम आसानी से पानी का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वर्षा नहीं होती है, वहां पर जल स्तर नीचे चला जाता है, वहां पे पानी निकलता ही नहीं, जमीन के नीचे से बहुत ही नीचे होता है। तो वहां पे जल का साधन क्या है, वहां पे वे लोग वर्षा पे डिपेंड होते हैं, वर्षा पे निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं। तो वे क्या करते हैं कि वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए इस तरह से टका का उपयोग किया जाता है, या अन्य प्रकार से गड्ढा बना के या जल वाहिकाओं के रूप में जल के धारा को मोड़ के खेतों में सिंचाई की जाती है। तो ये उन क्षेत्र में किया था जहाँ का मौसम काफी गर्म है, जहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है, जहाँ की मिट्टी क्या है, जहाँ की मिट्टी काफी क्या कहते हैं, वहाँ पे नमी बहुत ही कम रहती है, यानी कि वहाँ पे भूमिगत जो जल का स्तर वो काफी नीचे है। तो वे आज भी बहुत सारे हमारे देश के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आज भी जल को एकत्रित करने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई, छतों के पानी को इकट्ठा किया जाता है, टका का उपयोग किया जाता है। तो जिससे क्या होता है, वे उन क्षेत्रों में जल की जब कमी आती है, जल की समस्या आती है, गर्मी का मौसम आता है, उस पानी का उपयोग करते हैं। तो जल संसाधन जो है वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण, जैसा कि जो अध्याय दूसरा था वन और वन्य जीव संसाधन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, उसी तरह से जो जल संसाधन है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, एक प्राकृतिक संसाधन है, बिना जल के कोई जीवित नहीं रह सकता। ये जल का उपयोग हर क्षेत्र में किया जाता है, हर दिन हर क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। तो जल को बचाने की आवश्यकता है, जल का संग्रहण करने की आवश्यकता है, और इसको क्या करना चाहिए, इसका ज्यादा से ज्यादा दोहन नहीं करना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार जल का उपयोग करना चाहिए। तो आई होप आपको ये अध्याय, ये
जो अध्याय तीसरा था आपको समझ में आया होगा। और तो इस अध्याय को पढ़ते रहिए मेहनत से, और क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन भेजा था उसका आंसर भी ग्रुप में भेजते रहिए। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू।